Hello everyone, I hope you all are good. This is the lecture number 4 in module 4, and in this lecture we will discuss about the moment area methods. In the previous classes we have discussed about some important methods like double integration method, Macaulay method to find out the deflection and slope of a elastic beam, because in rigid beam there are no deflection. So, in rigid elastic beam डिफ्लेक्शन और स्लोप होगा। तो उस डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों ने डिफ्लेक्शन और स्लोप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। इलास्टिक इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका डेरिवेशन किया है प्रीवियस क्लास में, आप उसको देख सकते हो वहाँ से। m इक्वल टू ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है बीम में। पूरा जितनी भी इलास्टिक बीम में हम लोग डिफ्लेक्शन स्लोप फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमको वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मालूम है कि बीम पे जब कोई लोड अप्लाई होता है, अगर इलास्टिक बीम है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है। वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, वो डेविएट होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो फिर वो कोई नई उसकी एक्सिस हो जाती है, थोड़ा कहीं ना कहीं वो डिफ्लेक्ट होती है, सैगिंग होती है। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो कितना वर्टिकली आपकी डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है। उसी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कई मेथड्स दिए गए हैं आपके इंट्रोडक्शन सॉलिड मैकेनिक्स में KC 402 में। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। एज यू नो, आई एम इंद्रेश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BVD NIIT लखनऊ। ओके, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नेम है, एंड KCE 402 जो कि आपका सब्जेक्ट कोड है। दिस इज द मॉड्यूल 4, लेक्चर नंबर 4। इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन a very special method, that is the moment area method. As you know, in your syllabus, to find out the deflection and slope of a beam whenever the beam is deflected after the applying load, external loads on the beam. For that, in the previous classes we have discussed about the double integration methods, Macaulay's methods, and now I will explain moment area method in this lecture. First of all, the idea of moment area theorem was developed by Otto Mohers, later started formally by Charles E. Green in 1873. It is just an alternative method for solving the deflection problems. Okay? जो भी मेथड हमने अप्लाई किए हैं, जो सॉल्व किए हैं, वो सब मेथड्स आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हैं। डिफरेंट कंडीशंस पे हैं, डिफरेंट बीम्स के लिए डिफरेंट लोड्स अप्लाइड होते हैं, तो उस पर हम और मेथड्स यूज कर सकते हैं। कुछ मेथड्स कुछ कंडीशंस के लिए अप्लाई होते हैं, कुछ अदर कंडीशंस के लिए। उसी तरीके से एक अल्टरनेटिव मेथड आपका मोमेंट एरिया मेथड है, जो कि आपका प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड है। इन दिस मेथड वी विल एस्टेब्लिश अ प्रोसीजर्स दैट यूटिलाइज द एरिया ऑफ द मोमेंट डायग्राम, एक्चुअली द M/EI डायग्राम, टू इवेल्युएट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट सिलेक्टेड पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ बीम एंड फ्रेम। डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकाले मेथड्स में हमने देखा, वहाँ पे आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। ओके, इस एरिया मूवमेंट मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ, बहुत अल्टरनेटिव मेथड ही है उसका, बहुत सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, कोई भी बीम दी है, उस बीम पर कोई भी लोड अगर अप्लाई हो रहा है, ओके, उस बीम का आप सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए, और वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी मोमेंट आएगा जिस भी पॉइंट का बनाओगे उसको EI से डिवाइड कर दो, तो वो M/EI डायग्राम कहलाता है। जैसे कोई भी अगर एक बीम दी गई है, ये सिंपल कैंटिलीवर बीम है, तो इस पर हम समझ गए कि यहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम होगा या इस पॉइंट पर 0 होगा, सॉरी ऐसे बनाइए आप। ओके, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए ये M है, इसको EI से डिवाइड कर दें हम, तो ये हमारा डायग्राम जो बन गया
ये M/EI डायग्राम बना। तो आपको यहाँ पर क्या है, M/EI डायग्राम बनाना है बस। जैसे ही मूवमेंट बना लोगे, मूवमेंट डायग्राम ड्रा करोगे, बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स आपने पढ़े हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट किसी भी बीम के लिए अगर आपने बना लिया, ओके, कोई भी लोड अप्लाइड अगर यहाँ पे हो रहा है P और इसके लिए आपने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया, उसको मूवमेंट को EI से डिवाइड करना तो MI डायग्राम हो जाएगा। उस डायग्राम को बनाने के बाद में बस सिंपल सा आपको मूवमेंट, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। केवल और केवल क्या करना होगा, वहाँ पर M/EI डायग्राम का एरिया फाइंड कर लेनी है बस। एक बार आपको एरिया फाइंड करनी है, सेकेंड टाइम में उसका मूवमेंट फाइंड करना है उसके सेंटर के अलॉन्ग। बस एरिया फाइंड करोगे MI डायग्राम की, वो आपका स्लोप दे देगा, और मूवमेंट जो फाइंड करोगे उसके सेंटर के अलॉन्ग, सेंट्रॉइड के अलॉन्ग, तो वो आपको MI डायग्राम आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड हो गया है। क्या, व्हाट इज मूवमेंट एरिया मेथड? दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ द बीम with the help of area of bending moment of beam which is loaded with some load or any movement at any point or any whole span। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है इस मेथड में, सबसे सिंपल मेथड है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। जो भी बीम दी है उस पर चाहे लोड अप्लाई हो, मूवमेंट अप्लाई हो, बस आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना लेना है। क्या क्या एज्यूम्शंस फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए मूवमेंट एरिया थ्योरम से भी लेते हैं। ओके, सबसे पहला बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, जो कि हम बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग से, जब भी स्लोप डिफ्लेक्शन शुरू किया था कि बीम शुरुआत में बिल्कुल इनिशियली स्ट्रेट होनी चाहिए, सॉरी, is elastically deformed by the load such that the slope and deflection of the elastic curve are very small। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई बीम दे दी गई ये हो रहा डिफ्लेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। डिफॉर्मेशन आर कॉज्ड बाय द बेंडिंग, आपको बता चुके हैं कि डिफॉर्मेशन जो होता है वो बाय बेंडिंग। बाय बेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कभी कोई बीम अगर है आपकी, देखो, ओके, ये अगर कोई बीम है और इस पे कोई भी इसके क्रॉस सेक्शन जो इसकी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई भी वहाँ पे लोड अप्लाई होता है और उसके कारण जब डिफ्लेक्शन होता है हमारा, तब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिफ्लेक्शन आपका बाय बेंडिंग कहलाता है। ओके, जब किसी भी बीम पर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड के कारण अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन आर कॉज्ड बाय द बेंडिंग। और अगर वही बीम आपको दी जाए इस तरीके से, और सॉरी ये बीम अगर आपकी बनी है और अगर आपके एक्सियल फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो वहाँ पर जो होगा वो आपका वकलिंग होगा। तो डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय वकलिंग, जो कि हम कॉलम में पढ़ते हैं, बीम में नहीं पढ़ेंगे अभी आपके सिलेबस में, तो वो नहीं कंसीडर करना है। आपको यही कंसीडर करना है कि कोई भी बीम दी गई है उसके परपेंडिकुलर जब फोर्स अप्लाई होता है उस बीम के अलॉन्ग, तो वो डिफॉर्मेशन जो होता है उस बीम में वो कॉज्ड बाय बेंडिंग होता है। ये चीज़ लिखी है। यहाँ पर दो थ्योरम है आपकी, दो थ्योरम मैंने बता दी हैं अभी अभी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एक थ्योरम 1 दी गई और थ्योरम 2 सेकेंड दी गई। थ्योरम 1 जो आपकी दी गई मूवमेंट एरिया मेथड में वो आपको स्लोप बताती है, ओके, और थ्योरम 2 जो दी गई है वो क्या बताती है आपको, डिफ्लेक्शन। ओके, काफ़ी आसान है, देख लीजिए। थ्योरम 1 कहती है द चेंज इन द स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इलास्टिक कर्व इक्वल द एरिया ऑफ MI डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो कह रहे हैं जो भी MI डायग्राम बनाए हो MI उसका एरिया फाइंड कर लो, तो वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का, चेंज इन द स्लोप बिटवीन। तो सिंपल सा यहाँ पर जैसे कि ये कोई बीम दी गई, इस पर लोडिंग दी गई है, कोई भी एक जनरल हमने कंसिडर किया, उसका अगर ये MI डायग्राम ऐसा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर आपको इसका अगर चेंज निकालना है तो इसकी एरिया फाइंड कर लो। ये देखो दिया गया एक स्मॉल, तो यहाँ पर अगर स्लोप फाइंड करना है स्मॉल के लिए कि दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना होगा स्लोप, ये इस पॉइंट से और इस, देखिए ऐसे, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का स्लोप क्या होगा वो लिखा है आपका। तो B से लेकर A पॉइंट तक का स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करें, इसकी एरिया बस निकाल लो। अब ये यहाँ पर क्या है, कोई हमारी
रेगुलर शेप नहीं है, तो इसकी हम इंटीग्रेशन से ए टू वी एम अपान ई आई इंटू डी एक्स, ये वाला छोटी स्ट्रिप कट की थी तो एम अपान ई आई इंटू डी एक्स डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई किए और उसका इंटीग्रेशन कर दें तो एरिया आ गई। आपको जब भी कर्व बनेंगे तो उनका आपको डायरेक्ट जैसे रेक्टेंगुलर बनेगा तो बहुत आसान रहेगी एरिया कैलकुलेट करना। यहाँ पे केवल थ्योरम में लिखा है इंटीग्रेशन करना, ये सब करना है, तो ये सब ऐसे रेगुलर शेप नहीं आएंगे, रेगुलर शेप ही रहेंगे सब। ओके, तो जब रेगुलर शेप ही रहेंगे तो वहाँ पर आप एरिया जैसे आपको मान लीजिए इस तरीके से दिया गया। अब देखिए एम अपान ई आई डायग्राम ये दिया है, इसकी डिस्टेंस ये गिवन होगी आपको, ये भी डिस्टेंस दी होगी, तो एरिया आपको बहुत आसान से एल वी, इसको आराम से आप ये बी मान लो, ये एल मान लो, तो एल वी आ गई एरिया, बस वो आपका स्लोप मिल गया अगर ये एम अपान ई आई डायग्राम दिया गया है। ओके, तो आपका ये चीज़ हो गई। अब आपको देखना है थ्योरम 2 में क्या कह रहे हैं कि द वर्टिकल डेविएशन ऑफ द टेंजेंस एट पॉइंट ए ऑन द इलास्टिक कर्व विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंस एक्सटेंडेड फ्रॉम अनदर वी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द एरिया। उसका क्या करना है, जो आपकी ये वाला मान लीजिए किसी भी बीम का अगर ये एम अपान ई आई डायग्राम बना है, इसका सेंटर से क्या होगा, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है तो सेंटर कितना हो गया 2.5 और ये आपकी हो गई 2 आया एम अपान ई आई। तो अब इसका मूवमेंट ऑफ एरिया निकालना, कितना आएगा इसका 5 इंटू 2 इंटू 2.5, ये आ गया। अब ये जो चीज़ आई है इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन। इतना आसान है, समझ लीजिए। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी स्लोप बताती है, सेकेंड थ्योरम डिफ्लेक्शन बताती है। ओके, किसी भी बीम का, और किससे स्लोप बताएगी, आपको एरिया फाइंड करनी है किसका, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आप फाइंड करेंगे। दिस मेथड रिक्वायर एन एक्यूरेट स्केच ऑफ द डिफ्लेक्शन शेप एम्प्लॉय अबव द 2 थ्योरम्स। इसमें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ स्लोप कैसे। देखो, ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन दी गई एम अपान आई सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर। ओके, यहाँ पर ये कोई कैंटिलीवर बीम इस तरीके से दी गई, ये फिक्स है, ये बीम बनाई गई है। जब भी कोई इस पर लोड अप्लाई होगा तो आप समझ लीजिए ये इस तरीके से कोई कर्व डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, हमने यहाँ से यहाँ कोई भी कट किए पॉइंट्स, ये D1 D2 D3 ये अलग तरीके से, ये डी थीटा, तो डिफरेंट लोडिंग पर डिफरेंट ये हमारे डिफ्लेक्शंस आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि कैसे, देखिए ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, डी एस आर डी थीटा आपको पता है, वही बीम जो हमने कट की थी कि ऐसे डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये डी थीटा जो आपका रहेगा तो ये आर होगी आपकी, दैट इज़ द डी एस। ओके, इलास्टिक कर्व से आप समझ सकते हैं, ये वहीं से लिखा है। तो डी एस इक्वल टू आर डी थीटा आया, यहाँ से डी थीटा इक्वल टू डी एस अपान आर आया, तो 1 अपान आर इंटू डी एस, और 1 अपान आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन से, एम अपान ई आई, ये हमने रख दिया डी एस इक्वल टू एम डी एस अपान ई आई, डी थीटा इक्वल टू। ओके, ये चीज़ आ गई। तो टोटल चेंज इन द स्लोप फ्रॉम ए टू सी विल बी थीटा इक्वल टू, इसी को इंटीग्रेट कर दिए हैं तो ये हमको मिल जाएगा एम अपान ई आई डायग्राम में आपका स्लोप। ओके, जब डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो डिफ्लेक्शन के लिए आपने देखिए वही इक्वेशन लिखी डिफ्लेक्शन, तो आपने क्या किया, D1 लिखा है डी थीटा इंटू x1। ओके, तो जो डी थीटा अपान x1 लिखेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करें एम एक्स डी एस अपान ई आई। तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट एम अपान ई आई आ गया और x आ गया है। ओके, तो एम अपान ई आई इंटू एक्स हो गया, तो ये एम आई डायग्राम का x जो है वो उसका सेंट्रॉइड से डिस्टेंस रहेगी, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे टोटल का डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका। तो थीटा दो चीज़ आ गई आपकी फर्स्ट थ्योरम में, आपको m इंटू डी एस अपान ई आई ये स्लोप दे देगा, और डिफ्लेक्शन d लिखा है चाहे y से आप लिखिए, m इंटू एक्स, एक्स क्या है सेंट्रॉइड से डिस्टेंस किसकी, जो आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे किसी भी बीम का, डिफरेंट लोड, ये तो जनरल बना है, जो बीम दी जाएंगी उस पर हम बनाएंगे अभी उन डायग्राम्स को, तो उस डायग्राम्स का जो आप सेंट्रॉइड से डिस्टेंस लोगे वही x डिस्टेंस ही लेंगे। यहाँ पर m मूवमेंट बनाओगे तो m अपान ई आई डायग्राम बनाओगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो वेयर एम डी एस इज द एरिया ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एंड एम एक्स डी एस इज द मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ओके, तो ये दो थ्योरम्स हैं जो हमारे अप्लाई होती हैं। सिंपल सी दोनों थ्योरम्स आपकी मूवमेंट एरिया मेथड में आपको पता रखनी है। फर्स्ट थ्योरम में क्या कहते हैं कि कोई भी बीम दी गई है उसका अगर हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएं, उसको ई आई से सारी वैल्यूज डिवाइड कर दें तो एम अपान ई आई डायग्राम कहलाता है वो। ओके,
तो उस डायग्राम की अगर एरिया फाइंड कर ली जाए किसी भी तरीके, जैसे यहाँ पर मैंने देखा इंटीग्रेशन किया गया क्योंकि रेगुलर शेप नहीं थी, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, आप डायरेक्ट उसमें फार्मूले आपको पता हो, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, ट्रायंगुलर है, जैसी भी शेप बन रही हो किसकी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, उसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है उसी को हम अपन ई आई डायग्राम बोलते हैं। ई आई से डिवाइड कर दो, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है सारी मूवमेंट की, तो उसकी अगर एरिया फाइंड आप कर लो तो वो आपको स्लोप दे देगा। एंड अगर उसके सेंट्रॉइड के अलॉन्ग मूवमेंट फाइंड कर लो टोटल एरिया का, तो वो आपको क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा। प्रोसीजर क्या है ड्रा करने का एम आई डायग्राम, तो सबसे पहले डिटरमाइन द रिडंडेंट रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स कोई भी बीम है, आर ए आर वी जो भी होते हैं, एस्टेब्लिश द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिवाइड मूवमेंट डायग्राम बाई ई आई, प्लॉट द वैल्यू एंड स्केच द एम अपॉन ई आई डायग्राम। वो कह रहे हैं कि सारा मूवमेंट फाइंड कर लो, जितने भी मूवमेंट्स की वैल्यू आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट किए हो उन सबको ई आई से डिवाइड कर दो। ई आई से डिवाइड करने के बाद उसका क्या करो, अब ग्राफ ड्रा करो, क्योंकि कुछ वैल्यू कम हो जाएगी तो वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा, मूवमेंट का ही रहेगा, ई आई कॉन्स्टेंट है उससे ड्रा होगा। ये ध्यान रखना है, बस दो चीज़ें याद रखनी है आपको। प्रोसीजर टू द कैसे हम प्रोसेस, ये तो थी, ड्रा द exaggerated view of the beam is curve, recall their points of zero slope occurs at fixed support, zero displacement occurs at fixed pin and roll support. If it become difficult to draw the general shape of the elastic curve, use the MI diagram. Realize that when the beam is subjected to a positive movement, the beam bends concave up, whereas the negative movement bends the concave down, and change its curvature occurs where the movement of the beam is जीरो। ये वो कह रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन सैगिंग और अपवर्ड वाल में जो रहती है वो उस तरीके से होता है। अब इस जो दोनों चीज़ें बताई हैं मैं उसको एक न्यूमेरिकल से आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे ये मूवमेंट एरिया मेथड है जो मैं इतनी देर समझा रहा हूँ, तो वो कितना आसान है। आप देखिए यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम दी गई है आपकी, बी पॉइंट पे फिक्स है, ये फ्री है, और इस पॉइंट पे ये 20 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट अप्लाई हुआ है फ्री पे। ई आई हमारा देखिए यहाँ पे पूरा ई आई हमने इसलिए बना दिया है कांस्टेंट है और पूरी बीम के लिए सेम है। हो सकता है डिफरेंट बीम के लिए ऐसे डिफरेंट हो, जैसे इतनी भी पार्ट के लिए ई आई हो और इसके आगे अगर 2 ई आई हो तो थोड़ा ऐसे करके हम कलर कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर टोटल पूरी बीम के लिए ई आई कॉन्स्टेंट है, 6 मीटर की बीम दी गई है। अब आप देखिए यहाँ पर कितना मूवमेंट है, यहाँ 20 किलो न्यूटन मूवमेंट दिए गया है, तो आप यहाँ से देखिए मूवमेंट 20 किलो न्यूटन को ई आई कॉन्स्टेंट है तो ई आई से डिवाइड कर दो तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इसके लिए हमने ये मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये आपको पता चल गया ये कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है कि नहीं बताओ। अगर इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाए तो रेक्टेंगुलर बन रहा है, ओके। और उसी मूवमेंट को कोई हमें ई आई की वैल्यू थोड़ी दी है तो हमने ई आई से लिख दिया केवल। अब इस उसी कैंटिलीवर बीम को दिखाया गया कि कैसे जब वो डिफ्लेक्शन और स्लोप होगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा जब हमने लोड अप्लाई किया। तो अब सिंपल सा देखिए स्लोप आप कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई आई, मतलब वही डिवाइड किया गया इंटू 6 इंटू 20। ये देखिए ये डायग्राम दिया 20, ये वाला हो गया इसकी वैल्यू और ये वाली 6 हो गई मीटर। तो दोनों रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ई आई से डिवाइड किए, ये स्लोप निकल आया आपका, है सिंपल माइनस। और स्लोप ये आ गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देखिए इस तरीके से हो रहा है, इधर से हम ले रहे हैं तो इधर होगा, तो ये ऐसे दिया जा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए पॉजिटिव लिख दिए हैं। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 अपॉन ई आई लिखा रहने दो, 6 इंटू 20 एरिया और 6 उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपका मूवमेंट आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। निगेटिव साइन को इस तरीके से डिनोट कर दिया जाएगा, तो 360 अपॉन ई आई। अब ई आई की वैल्यू अगर गिवन है तो पुट कर दीजिए, तो आपकी टोटल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर, ओके। तो ये आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है वो आप फाइंड कर लिए हो, समझ गए हो। तो मूवमेंट एरिया मेथड से इतना आसान है कि कैसे भी आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा कर लीजिए, जितने भी मूवमेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करोगे उनको पहले ई आई से डिवाइड कर देना, अगर ई आई की वैल्यू गिवन रहेगी, ओके, तब फिर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना, तो वो ई एम अपॉन ई आई डायग्राम होता है। उसका एरिया स्लोप दे देगा और उसका मूवमेंट जब निकाल लेंगे सेंट्रॉइड के लॉन्ग तो वो हमको क्या दे देगा, वो आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बीम इज इक्वल टू द मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द
vertical through A of the area of MI diagram between A and V according to the second moment area theorem using this theorem and referring to the figure suggested in the following. एक और न्यूमेरिकल लिया यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट सी फॉर द कैंटिलीवर लोडेड एज द सोन इन द फिगर, टेक ई आई की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी गई है। ओके, ये आई की वैल्यू दे दी गई, ये ई की वैल्यू दी गई है, अलग अलग है, वो ई की है। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये कैंटिलीवर बीम दी गई है और इस बीम पर आपको ये लोड अप्लाई किया गया, 4 किलो न्यूटन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 0.6 मीटर है, 0.9 मीटर। सबसे आसान, अब आप बताइए, आप ये बीम आपको दी गई है, इसका मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करोगे? कैसे ड्रा करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे फाइंड कर लो, मूवमेंट इस पॉइंट का फाइंड कर लो, बेंडिंग मूवमेंट एट सी इक्वल टू 0 रहेगा। हमने यहाँ पे लगा दी इक्वेशन, तो हमने रिएक्शन फोर्स इस पर समझ लिए। अब आपको देखना है कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इनटू 3 पार्ट, इसको हमने ए बनाया, ठीक, इस तरीके से ए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये सीधी लाइन रहेगी, इस तरीके से बन गया। तो अब इसकी एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ओके, तो इसकी टोटल एरिया हम ऐसे डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक के डिवाइड कर दिया, ये तो ट्रेंगुलर हो गया क्योंकि शेप नहीं मिल रही थी, और यहाँ से ये हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया आसान, और ये वाला एक ट्रेंगल बन गया। तो 3 पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा किया है इस बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम जो आपकी दी हुई है, देख लो ध्यान से, इस कैंटिलीवर बीम के लिए, ओके, इस कैंटिलीवर बीम के लिए आपने ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा किया, उसको कलर कर दिए हैं। अगर उसकी एरिया पूरे फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट आप एरिया नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि एक कोई रेगुलर शेप नहीं दिया गया है। लेकिन हमने उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब हमको 3 पार्ट में इसलिए सिर्फ डिवाइड किया कि हमको तीनों पार्ट की एरिया कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस। और कुछ करने के लिए इसको पार्ट में डिवाइड, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा मेथड है, आइडिया कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल लो, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, ये ट्रेंगल बन रहा था, उसकी सारी डायमेंशन हमें पता है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी भी डायमेंशन पता है, ये ट्रेंगल तीसरा बन रहा है, इसकी भी डायमेंशन पता है। तो हमारा A1 A2 A3 एरिया, तो इसका मतलब अब हम क्या करें, A1 निकालें, देखो 1/2 राइट एंगल ट्रेंगल 0.6 2.4 रखेंगे तो ये निकल आएगी। सेंट्रॉइड निकालोगे तो 0.4 फ्रॉम सी से रहेगा, सेंट्रॉइड भी चाहिए होगा, क्योंकि जब हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, सेंट्रॉइड। तो हम यहीं पे दोनों चीज़ें लिख दे रहे हैं। A2 एरिया निकालोगे, इसका सेंट्रॉइड निकालोगे उसी पॉइंट से, तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया हमने सेंट्रॉइड। कैसे निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस और प्लस हाफ इसकी, तो ये इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा। इसका कितना होगा, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी और इधर से आपका 2/3 L डिस्टेंस है, उसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ये 3 आ गया, तो इसका कितना होगा, ये डिस्टेंस और प्लस 2/3 वाला एक टोटल डिस्टेंस का, तो ये सेंट्रॉइड आ जाएगा फ्रॉम सी से। और एरिया ऑफ A3 कैसे निकलेगी, 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से आपको ये फाइंड कर लेनी है एरिया। तो ये तीनों चीज़ें हमने निकाल के पहले कैलकुलेट करके रख ली। अब आपको कोई भी डायग्राम बनता है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर उसकी एरिया अगर पार्ट में डिवाइड करना है, सिंपल हो जाए तो बहुत सही है। तो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लिए, 3 पार्ट में कर लो आप, उन तीनों की एरिया और फ्रॉम एंड पॉइंट से आप उनके सेंट्रॉइड फाइंड कर लो। ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करना है आपको, स्लोप एट सी अगर निकालना है तो हमको क्या करना है, केवल और केवल तीनों की एरिया चाहिए। तो तीनों की एरिया टोटल चाहिए आपको A/E/I, क्योंकि इसमें हमने मूवमेंट से डिवाइड EI से नहीं किया, तो EI से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसीलिए EI से डिवाइड कर दिए इसकी एरिया निकाल के। अगर इसी को मूवमेंट को डिवाइड कर दो तो M/EI डायग्राम होता, दोनों सही है। तो हमने यहाँ पे देखो रख दिया, टोटल एरिया इसकी कैलकुलेट कर ली, ये एरिया आ गए 6.12 यूनिट्स, यहाँ पे 10⁻6 यूनिट्स रख दिए और डिवाइड कर दिए, तो ये हमारे इतने रेडियन में आ गई, वायरस क्या आ गया, स्लोप आ गया। और जब हम इसमें क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A/x बार, देखो A/x बार है, मतलब A/x बार प्लस A2/x2 प्लस A3/x3, इन तीनों को जब हम निकाल लेंगे तो AX बार तीनों का आ गया, ये देखो इतना आ गया। अब इसको हम फिर EI से डिवाइड कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो। 10 माइनस का आ रहा है mm, तो आप निगेटिव है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन बता सकते हो, और यहाँ पर ये
ऐसे डिफ्लेक्ट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसका फ्री एंड पे आपको ये स्लोप मिल गया है, निगेटिव आ रहा, तो ये हमें पता है इस तरीके से होगा क्लॉकवाइज ऐसे। ओके, यहाँ पे दिया, आप समझ सकते हो बीम से। तो ये स्लोप और डाउन साइन से हम डिनोट भी कर सकते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए। ओके, तो आपको इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आई डाल दिए, ई इक्वल टू इतना है और आई की वैल्यू इतनी दी गई है। ओके, तो ये आपका मोमेंट एरिया मेथड है। इसमें देखिए कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया फाइंड करनी है और बस उससे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। इतना आसान मेथड है आपका। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीम हमारी डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्शन उसमें होता है ड्यू टू द इलास्टिसिटी उस बीम की। जब भी कभी लोड अप्लाई होता है तो जो अभी तक हम लोगों ने बीम के बारे में पढ़ लिया है और कई मेथड डिस्कस कर लिए हैं, मैकाले मेथड्स, मोमेंट एरिया मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। ओके, ये सारे मेथड से ये चीज़ें कैलकुलेट की। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेकर आएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।